हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके हान ऑफ किंगडम का। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक सैनिक को दिखाया जाता है जो इंजेंग के पास आता है और कहता है, मिस्टर जैंग, जनरल अभी मुख्य कैंप पे नहीं है, आप सस्तागार में आप इंतज़ार कर सकते हैं। इंजेंग गुस्से में कहता है, तुम मुझे सस्तागार में इंतज़ार करने को कह रहे हो? सैनिक कहता है, हमें क्षमा करें, आप सस्तागार में इंतज़ार कर सकते हैं। सैनिक को नहीं पता था कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। मास्टर गानी कहते हैं, चलो उनका इंतज़ार करते हैं और उनके बाद देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें हानफे और फोर्थ प्रिंस को दिखाया जाता है। फोर्थ प्रिंस कहता है, ये डांस हमारे शाही पिता के जन्मदिन में हमारा समारोह होगा, मैं इसका लिए सुस्ती नहीं कर सकता हूँ। हानफे कहता है, मेरे राय में ये ग्रेट 6 नृत्यों में से एक है। ये जाओ पर विजय प्राप्त करने वाले राजा ऊ की कहानी है और हमें युद्ध की आवाज़ शामिल नहीं करनी चाहिए। हमें इस जन्मदिन में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सुनकर चेंग उनको रोक देता है। हानफे कहता है, मुझे लगता है कि आपको इसके बजाय क्लाउड गेट करना चाहिए, जो गीत येलो सम्राट की कहानी है, शुभ बादलों के विषय के साथ। हमारे शाही पिता को ये पसंद आएगा। फोर्थ प्रिंस कहता है, येलो सम्राट, जैसा कि क्लाउड गेट द्वारा चित्र किया गया है, वह युद्ध में भी लापरवाही रहते थे और वो कभी भी अपने किसी काम को अधूरा नहीं छोड़े हैं। लेकिन हानफे कहता है, लेकिन येलो सम्राट दक्षिण पूर्व के खिलाफ लड़े थे, लेकिन वो अपने साथियों को कभी भी कमज़ोर नहीं किया था। फोर्थ प्रिंस कहता है, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा इंसान था जो बहुत से लोगों को एक साथ लेके आया था। हानफे कहता है, बनगान की लड़ाई में किसी भी पक्ष को महत्वपूर्ण नुकसान नहीं हुआ था। इसके बजाय एक घटना ये भी था कि वो सब लोग एक साथ मिल गए थे, इसीलिए किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। आप क्या सोचते हैं चौथे भाई? फोर्थ प्रिंस कहता है, आप मेरे साथ कला और इतिहास की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको कुछ चाहिए? क्या ऐसा इसीलिए क्योंकि आप रिटर्न के निर्देशक का पद खाली है, इसीलिए आपको किसी को वहाँ पे रखवाना है? नेक्स्ट सीन में हमें सभा का सीन दिखाया जाता है। वीजोंग का नाम हानफे ने रिटर्न के निर्देशक के पद पे लिखवा दिया था। हानफे एम्परर को कहता है, वीजोंग घोस्ट वैली से है और सैन्य रणनीति से बहुत ही अच्छा है, वह रिटर्न के निर्देशक के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार है। एम्परर कहता है, घोस्ट वैली के लोग बहुत से कम दिखाई देते हैं। जनरल कहता है, आपको वीजोंग पर इतने आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक कि मुझे पता है कि उसके एक भाई गायनी किंग के साथ काम कर रहे हैं। अगर हान वीजोंग को ले लेता है तो वो दोनों भविष्य में षड्यंत्र रच सकते हैं। हानफे कहता है, आप गलत भी तो हो सकते हैं, क्योंकि पूरे इतिहास में घोस्ट वैली के शिष्यों की प्रत्येक जोड़ी ने एक दूसरे का विरोधी किया है, वे साजिश क्यों करेंगे? लॉर्ड मर्क्यूस कहता है, लोग कहते हैं कि जब घोस्ट वैली के लोग क्रोधित होते हैं तो सारा राज्य डरता है, सारे राजा डरते हैं। घोस्ट वैली के सदस्य अक्सर 7 स्टेट के संघर्ष में शामिल होते हैं, हमें उनके से दूर रहना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कहता है, हान बहुत से खतरनाक दुश्मनों से घिरा हुआ है, हमें अब पहले से ज़्यादा पावरफुल लोगों चाहिए। कुछ अफवाहों के कारण हमें संकोच नहीं करना चाहिए। जनरल कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री जैंग भी उनका समर्थन करेंगे। क्या आप भी नवे राजकुमार के अच्छे मित्र हो गए हैं? हानफे कहता है, प्रधानमंत्री जैंग और मैं वीजोंग की सिफारिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वीजोंग की सारी पावर के बारे में पता है। एम्परर फोर्थ प्रिंस से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है? फोर्थ प्रिंस कहता है, मुझे विश्वास है कि अगर हम एक पावरफुल को अपने साथ रख लें तो वो बड़ा जोखिम भरा है, लेकिन घोस्ट वैली के डिसाइबल सही मायने में दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। पेंगजुआन ने वेई को पावरफुल बनाया है। कुई जाने के बाद सनबिन ने सैन्य रणनीति पर सबसे बड़ी किताब लिखी। सुकिंग को 6 राज्यों द्वारा कूटनीति के माध्यम से उसके प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और जांगी ने अन्य 6 राज्यों के खिलाफ किंग को लगातार जीत दिलाई। वीजोंग भी हमारे साथ यही कर सकता है और वो भी प्रभावशाली हो सकता है, उसे भर्ती कर लेना चाहिए, इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। ये शर्म की बात है। मुझे लगता है कि हमें वीजोंग को भर्ती करना चाहिए और उस पर नज़र रखने के लिए किसी भरोसेमंद को नियुक्त करना चाहिए, उसके बाद हमें चिंता नहीं होनी चाहिए। ये सब सुनकर जनरल मन में सोचता है, ये फोर्थ प्रिंस को क्या हो गया, और उसको गाली देता है। एम्परर कहता है, ये एकदम तो सही है। हानफे कहता है, चौथे भाई बहुत सोच समझकर ही बोलते हैं, मुझे विश्वास है। और हानफे वीजोंग पर नज़र रखने के लिए चेंग का नाम देता है और तभी एक सैनिक आता है और बताता है कि किंग के जनरल वांग इस सीमा पे खड़े हैं और अपने सैनिकों के साथ हैं। मुझे लगता है कि वो हमला करने आ रहे हैं। एम्परर हैरान हो जाता है और बताता है कि बाई क्यूई के डिप्टी के रूप में वांग यी चांगपिंग और हानडान की लड़ाई में शामिल थे। 8 साल पहले उसने सांगडांग को भी एक ही प्रयास में जीत लिया था। अब जबकि किंग ने इतने महान सेनापति को तैयार किया है, मुझे डर लग रहा है कि वो किस किले पर हमला करेगा। क्या वह उसुई है जो नानयांग से केवल 1 नदी दूर है? हानफे सोचता है, हमारी हाल ही में
खुफिया जानकारी के अनुसार मास्टर गाइनी ने मिस्टर सेंग की गाड़ी को हान से बाहर निकाल दिया नदी के रास्ते और उसूई की ओर। क्या यह संयोग है कि किंग की सेना उसूई पर इकट्ठा हो गई है? यह इंगजेंग की वजह से। नेक्स्ट सीन में हमें इंगजेंग को दिखाया जाता है। एक सैनिक इंगजेंग के पास आता है और कहता है, हम पहुंच गए। मास्टर गाइनी सोचते हैं, लेकिन ये सबसे कमज़ोर जगह है। यह मुख्य शिविर से बहुत ही अलग है। यह खतरनाक है। अगर कुछ गलत लगता है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे जल्दी से। वांग यी वास्तव में सैन्य रणनीति में निपुण है, लेकिन उसकी इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? वो लोग एक जगह पर आते हैं, उसके अंदर से कोई उनको बुलाता है। सारे लोग अंदर जाते हैं और सारे सैनिक उसके सामने झुक जाते हैं। ये आदमी असल में वांग यी है, जनरल। वांग यी कहता है, आपने बेहतरीन काम किया। वांग यी सैनिक को एक गिलास वाइन देता है। सैनिक वांग यी का नाम लेता है। ये सब देखकर मास्टर गाइनी सामने आ जाते हैं और अपनी शॉट को निकाल लेते हैं और तभी उस सैनिक का गला कट जाता है और हमें पता चलता है कि वांग यी ने उसका गला काट दिया है और फिर एक एक करके उन सारे सैनिकों को मारने लगता है और तभी इंगजेंग वांग यी को आवाज़ देता है। वांग यी ये सब सुनकर उसके सामने झुक जाता है और कहता है, इन लोगों की वजह से वांग यी को आपका अपमान करना पड़ा लॉर्ड। मैं आपकी सज़ा स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में इंगजेंग कहता है, इससे बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन स्काउट निर्दोष भी तो हो सकते हैं। उन्हें चुप रहना पड़ा। वांग यी कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन इसका मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। यहाँ पे बहुत सारे जासूस घूम रहे हैं। अगर आपकी पहचान किसी को पता चल गई तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। ऐसा होने से रोकने के लिए मुझे विवश होना पड़ा। इंगजेंग वांग यी को उठाते हुए कहता है, आपके विचार के लिए धन्यवाद जनरल। वांग यी कहता है, वे आसानी से हार नहीं मानेंगे। जब तक आप कैंप पे रहेंगे तब तक आप खतरे से खाली नहीं रहेंगे। इंगजेंग पूछता है, आपके पास कोई सुझाव है? वांग यी कहता है, महामहिम को सलाह देने से सम्मानित महसूस करूंगा। वांग यी कहते हैं, मेरे पास 2 प्लान है, जो आपको पसंद आए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंगजेंग कहता है, हाँ बोलो। वांग यी कहता है, पहला तो आप जिस पर भरोसा करते हैं उन्हें एक पत्र लिखो, और क्योंकि किंगसू किंग के दूत हैं, अगर आपको सही लगे तो अभी के लिए आप लॉर्ड किंगसू के सहायक बन सकते हैं और इससे आपकी पहचान छुपी रह सकती है। ये सुनकर तो किंगसू बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, यह संभव नहीं हो सकता है। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इन्हें सहायक बनाऊँ। इंगजेंग कहता है, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आइए उनके प्लान को फॉलो करते हैं। वांग यी कहता है, थैंक यू। इंगजेंग कहता है, आप मुझे मिस्टर सेंग बुलाएं। वांग यी कहता है, मिस्टर सेंग और लॉर्ड किंगसू के लिए एक जगह तैयार की गई है, आप जाके वहाँ पे आराम कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक सैनिक को दिखाया जाता है, जो एक सैनिक को आज का जो भी गाड़ी आई है, जो भी सैनिक यहाँ से गए हैं, सबका हिसाब दिया है। सैनिक पूछता है, आज जो सैनिक मारे गए हैं वो लोग कहाँ पे हैं और दुश्मन कहाँ पे खड़े थे? यह सब मुझे सारी जानकारी चाहिए और उनके घाव कैसे थे। चलो उनका कारण पता करते हैं, मेरे पीछे आओ। वो दोनों एक जगह पर आते हैं। एक सैनिक उसको देखकर ग्रेट करता है और हमें उसका नाम चिलियार्ड पता चलता है। चिलियार्ड सैनिक से पूछता है, जो टीम यहाँ से गई थी वो तुमने देखी थी, उसको कब गई थी? सैनिक कहता है, हाँ मैंने देखी थी। वो 3 बजे गए थे और 5 बजे वापस आ गए थे। उनके साथ एक गाड़ी भी आई थी जिसकी तलाशी हमें लेनी नहीं दी गई थी। वे लोग परीक्षण करने वाले अधिकारी की तरह लग रहे थे। चिलियार्ड कहता है, आपने उनकी पहचान की जांच नहीं की थी? सैनिक कहता है, कप्तान ने उनकी जानकारी गुप्त रहने को की थी और मुझे खबरदार किया था कि उनकी जानकारी किसी को ना बताओ। मैं झूठ नहीं बोल सकता। चिलियार्ड कहता है, काम को सही से पूरा ना करने के लिए तुम्हें 20 कोड़े मारे जाएंगे। इस मामले में निश्चित रूप से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें मास्टर गाइनी को दिखाया जाता है, जो छत पर से नज़र रख रहे थे। तभी उनको कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो वहाँ पे जाके देखते हैं तो इंगजेंग वहाँ पे था और उनका कमरा पूरा बिखरा हुआ था और हमें वहाँ पे दिखाया जाता है एक पत्र लिखा हुआ था। इंगजेंग कहता है, पत्र तैयार है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे किसको देना चाहिए। मेरी माँ, प्रधानमंत्री और सभी अदालत वालों के लिए या फिर किसी और को। मुझे नहीं पता किसको पत्र देना चाहिए। ये सब सुनकर मास्टर गाइनी उस पत्र को ऊपर रख देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और हमारा एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।